नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के केंद्र में है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। पिछले अंकों में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। अपने सुल्तान को मारकर वह गद्दी पर बैठा था। अमीरों पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। राजनीतिक विषयों में वह धर्माधिकारियों की राय नहीं लेता था। यद्यपि धर्म का उसने राजनीति में इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा वह एक ऐसे राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करता था जिसमें सुल्तान की इच्छा ही आदेश थी। इसके अलावा उसकी दो महत्वाकांक्षाओं की भी बात हमने की थी। एक तो यह कि वह नया मजहब चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था। जब मैं अलाउद्दीन के संदर्भ में धर्म बोलूं तो आप यह समझिए कि मैं मजहब की बात कर रहा हूं। दूसरी इच्छा यह थी कि वह सिकंदर सानी बने, सिकंदर के तुल्य बने और सारी दुनिया को जीते। उसे यह समझ में आया कि नया मजहब चलाना उसका काम नहीं और दुनिया को जीतने से पहले हिंदुस्तान को जीतना जरूरी है। हिंदुस्तान को जीतने का क्रम उसने गुजरात से शुरू किया। मैं मुख्य घटनाएं बता रहा हूं। गुजरात के बाद रणथंभौर और रणथंभौर के बाद चित्तौड़, ये इलाके उसने जीते। चित्तौड़ के संबंध में पद्मिनी की कहानी भी आती है जिस पर हम बात कर चुके हैं। जब उसने चित्तौड़ जीत लिया और अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़ सौंप दिया, चित्तौड़ का नाम भी उसने बदलकर खिजराबाद कर दिया था और चित्तौड़ ही वह जगह है जहां उसने खिजर खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन चित्तौड़ अधिक वर्षों तक मुसलमानों के पास रहा नहीं। ये जो जालोर का अभियान हुआ, इस अभियान में मालदेव नामक एक व्यक्ति था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की थी। उसके बदले उसने यह जो चित्तौड़ है उसकी देखरेख का काम मालदेव को सौंपा था। लेकिन मालदेव भी अधिक समय तक चित्तौड़ पर अपना नियंत्रण रख नहीं सका और चित्तौड़ वापस राजपूतों के पास आ गया। हम्मीर नामक सेना नायक ने चित्तौड़ को पुनः हस्तगत कर लिया था। चित्तौड़ के बाद में उसकी नजर मालवा और मध्य भारत पर पड़ी। अनेक रियासतें तो स्वतः ही अलाउद्दीन से मित्रता करने के लिए उत्सुक हो गई थी। ये जो रियासतें जो अलाउद्दीन से मित्रता करने के लिए उत्सुक हो गई थी, इससे अलाउद्दीन का उत्साह बढ़ा और उसने अपना ध्यान
दूसरी रियासतों पर भी दिया। यद्यपि उसकी निगाह में जालोर था, लेकिन जालोर से पहले उसने मालवा जीता। मालवा का राजा था महलक देव। उसका एक सेनापति था हरनंद, जो कोका प्रधान के नाम से विख्यात था। इन लोगों को अलाउद्दीन ने हरा दिया। ऐनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा उसने, और ये जो मालवा है यह अलाउद्दीन के नियंत्रण में आ गया। कोका प्रधान मारा गया और जो महलक था, महलक देव, वह मांडू भाग गया। कोका के कटे हुए सिर को दिल्ली भेज दिया गया और जहां उसे महल के दरवाजों के पास घोड़ों से कुचलवाया गया। ऐनुल मुल्क मुल्तानी को मालवा के प्रदेश का शासन दे दिया गया। लेकिन महलक देव मालवा भाग गया था, इसलिए इन लोगों को मांडू का किला भी जीतना जरूरी था। अलाउद्दीन खिलजी ने निश्चित रूप से अपनी शक्ति के सहारे विभिन्न सफलताएं प्राप्त की, लेकिन यह भी देखा गया है कि वह जहां भी गया उसने कूटनीति से काम लिया। उसे ऐसे लोग मिल गए जो अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर सकते थे। ऐसे लोगों का साथ अलाउद्दीन ने हमेशा लिया। तो जब अलाउद्दीन की सेना का मांडू पर हमला हुआ तो महलक देव तो भौचक्का रह गया कि यहां फौज कैसे आ गई, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। मांडू का पतन हो गया। उज्जैन, धार और चंदेरी भी राजपूतों के हाथ से निकल गए। उसके बाद अलाउद्दीन की नजर पड़ी सेवाना पर। वहां का राजा था शीतल देव। सेवाना उसने जीत लिया और मलिक कमालुद्दीन को उसने सेवाना का शासन सौंप दिया कि आप यहां देखिए, और वह वापस लौट गया। सेवाना के बाद उसकी जो महत्वपूर्ण विजय थी वह थी जालोर पर। जालोर में जो राजा था, नरेश था, चौहान कानड़ देव था। इतिहासकार नैन्सी ने अलाउद्दीन के 2 घेरों का वर्णन किया है जालोर के संदर्भ में, लेकिन जो महत्वपूर्ण घेरा है वह 1311 ईस्वी का है, जिसमें अलाउद्दीन स्वयं गया था। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि 1304 ईस्वी में अलप खां और नुसरत खां मालवा विजय से लौट रहे थे तो वे जालोर पहुंचे थे और कानड़ देव ने बिना किसी प्रतिरोध के अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाद में ये कहते हैं कि कानड़ देव ने अलाउद्दीन के लिए अच्छे शब्द नहीं कहे तो अलाउद्दीन क्रुद्ध हो गया और उसने यह निश्चय किया कि मैं जालोर को जीतूंगा। अब फरिश्ता की कही हुई बात पर विश्वास कैसे करें? एक राजा जो अधीनता स्वीकार कर चुका है वह अलाउद्दीन जैसे बड़े सुल्तान को चुनौती क्यों देगा? जो मुख्य बात थी वह तो यह थी कि अलाउद्दीन
जालोर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में करना चाहता था। उसकी जो नाम मात्र की स्वतंत्रता थी उसको नष्ट करना चाहता था। आक्रमण का वास्तविक कारण अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवाद ही था। राजपूताना के अन्य राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और यह जालौर ही उसे एक ऐसा राज्य दिखाई देता था जिसके राजा ने अधीनता तो स्वीकार कर रखी थी, लेकिन अलाउद्दीन जो चाहता था वह उसे वहां से प्राप्त नहीं हो रहा था। कानड़देव एक प्रकार से स्वतंत्र राजा की तरह व्यवहार कर रहा था। अपने शब्दों से उसने चुनौती दी या नहीं दी, यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन उसका जो व्यवहार था वह एक स्वतंत्र राजा की तरह था। तो अलाउद्दीन को यह लगा कि जालोर पूरी तरह से अपने हाथ में आना चाहिए, तो उसने जालोर पर बड़ा जोरदार हमला किया और किले को जीत लिया। जैसा कि वह करता आया था, उसने मंदिर तुड़वाए, मूर्तियां खंडित की और जहां उसे ठीक लगा वहां उसने मस्जिद भी बनवाई। जालोर के समर्पण के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का जो राजपूताना अभियान था वह लगभग पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर गया था। इसलिए उसे इधर अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बात और भी है, अलाउद्दीन चाहते हुए भी राजपूताना को रोंद नहीं सका। चित्तौड़ में उसने एक ही दिन में 30,000 लोगों को मरवा दिया। उसके बाद भी चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रहा। खिजर खां को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि राजपूत जाति एक ऐसी जाति थी जो स्वतंत्रता से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। अधीनता उसे पसंद नहीं थी और छापामार युद्ध पद्धति राजपूतों को बहुत अच्छी तरह आती थी। तो मुसलमानों को परेशान करने का कोई भी मौका राजपूत अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। अब जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जोधपुर का नाम भी आता है, ये सब आ गए अलाउद्दीन के पास। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि पूर्ण आधिपत्य अलाउद्दीन खिलजी राजपूताना में प्राप्त नहीं कर सका। उसका पूरा कब्जा नहीं हुआ। जो उसका स्वभाव था उस स्वभाव के अनुरूप राजपूताना उसके अधीन नहीं आया। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में प्रोफेसर बनारसी दास सक्सेना कहते हैं कि अलाउद्दीन की दक्कन और दक्षिण के संबंध में एक विशेष नीति थी। उन क्षेत्रों को जीतने के संबंध में उसकी अपनी आर्थिक नीति भी थी, लेकिन राजस्थान के संबंध में उसने कोई विशेष नीति नहीं बनाई। और
राजस्थान के संदर्भ में, राजपूताना के संदर्भ में कोई निश्चित नीति नहीं होने के कारण अलाउद्दीन राजस्थान को पूरी तरह से कुचल नहीं सका। जहां जहां राजपूतों को अवसर मिलता वहां वहां वे हावी हो जाते थे मुस्लिम सैनिकों पर। लेकिन इस बात को माना नहीं जा सकता। अलाउद्दीन खिलजी इतना बेवकूफ नहीं था कि वह दक्षिण के संबंध में तो अपनी नीति बना लेता और राजस्थान के संबंध में अपनी नीति नहीं बनाता। उसने क्रमबद्ध रूप से हमले किए हैं। रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर और बीच में दूसरी रियासतें, बिना किसी नीति के ऐसा होता नहीं। फिर वह स्वयं आ रहा है। यदि उसने राजपूताना के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई होती तो क्या वह खुद आता? क्या नहीं आता। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि उसने विभिन्न रियासतों को जीता, लेकिन जैसे ही वह लौटा शांति स्थापित नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि उसने जो कल्पना की थी कि उसको राजपूताना से खूब धन मिलेगा, वह उसे नहीं मिला। तो फिर वह यहां क्यों अपनी ऊर्जा का अपव्यय करता? वह समझ गया था कि यह जो राजपूत जाति है, इस जाति के लिए मृत्यु एक उत्सव के समान होती है यदि वह वीरता पूर्वक प्राप्त की गई हो। तो वह जानता था कि मैं अपनी बड़ी बड़ी फौजें लेकर, अपनी बड़ी बड़ी फौजें भेजकर यदि राजपूताना को रौंद भी दूंगा तो मैं राजपूतों को जड़ से खत्म नहीं कर पाऊंगा। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे और अशांति बनी रहेगी। इसलिए उसने अपना ध्यान दक्षिण की ओर दिया, दक्कन की ओर दिया। फिर उसका काम तो निकल ही रहा था। सामरिक महत्व के जितने भी स्थान थे, वे स्थान उसने अपने कब्जे में ले लिए थे। इसलिए उसने राजपूताना में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई। अब वैसे तो सक्सेना साहब कहते हैं कि जो राजपूत उसके अधीन थे वे भी उसे कोई बहुत अधिक उपहार, कर आदि नहीं दिया करते थे, और जो मिलता था अलाउद्दीन को उससे वह संतुष्ट रहता था, जबकि उसके स्वभाव में इस तरह संतुष्ट होना नहीं था। बस इतना समझ लीजिए कि यदि राजपूतों में आपस में फूट नहीं होती तो अलाउद्दीन उतना भी राजस्थान में नहीं कर पाता जितना उसने किया। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो राजपूताना का जो राजनीतिक चरित्र है, उस चरित्र में एकता नहीं थी। हर रियासत अपने आप में एक इकाई के रूप में काम करती थी, तो विभिन्न इकाइयों के मध्य संघर्ष होना एक सामान्य बात थी। इसलिए राजपूत राजाओं से बहुत ज्यादा एकता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कि
जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसे इस बात की पूरी समझ थी कि मैं यहां अपनी ऊर्जा का अपव्यय तो करूंगा ही करूंगा, यहां मैं अपना धन भी बर्बाद करूंगा। तो जैसे भी, जिस भी रूप में राजपूताना पर नियंत्रण बना रहे, इतना बहुत है। राजपूतों को अलाउद्दीन क्या कोई भी नहीं हरा पाता। यदि राजपूताना के राजनीतिक चरित्र में एकता की बात होती, कोई ऐसा राजा होता या कोई ऐसा स्थान होता जहां के राजाओं के अधीन विभिन्न स्थानों के राजा खड़े हो जाते, तो एकता स्थापित होती न। ऐसा कोई महान राजा हुआ नहीं कि सभी उसके छत्ते के नीचे इकट्ठे हो जाए, सभी को एक अम्ब्रेला मिल जाए, ऐसा हुआ नहीं। आगे आने वाले समय में तो आप देखेंगे कि राणा सांगा के समय ऐसा प्रयास हुआ था। राणा सांगा को नेता माना था राजपूतों ने, लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरी बात कि राजपूतों को जब युद्ध करना पड़ता था तो वे मैदानी युद्ध करते थे, पहाड़ी युद्ध करते थे, लेकिन पीछे हटने की स्थिति में या किसी बड़े आक्रमण के समय जब तैयारी नहीं हो पाती थी लड़ने की, तो वे अपने किलों में बंद हो जाते थे। किलों में बंद होना तब तक तो ठीक था जब तक किसी किले को घेरने वाला कोई शत्रु थक हार कर लौट जाए, अपना समय, अपना धन और अपनी ऊर्जा खर्च करके लौट जाए, वह समझ जाए कि किले को भेदना बहुत मुश्किल है। क्योंकि किले में बंद होने का मतलब यह नहीं है कि राजपूत लड़ाई नहीं करते थे। राजपूत एक सुविधाजनक स्थिति में आ जाते थे क्योंकि वे ऊपर होते थे और शत्रु नीचे होता था। लेकिन जब समय ज्यादा बीत जाता था तो किले में बंद राजपूतों के सामने रसद का संकट आ जाता था, खाने और पीने का संकट आ जाता था। और ये जो संकट का दौर होता था ना, जब बाहर से कोई घेर ले किले को, तो ऐसी स्थिति में किले में लोगों की संख्या भी बढ़ जाती थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी देखनी होती थी। और जो साथ देने वाले राजा हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी 2 या 4 या 6 या 8, 10, 5, 9 राजपूत राजा एक होते नहीं थे, एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं है। बस हम जिस एकता की कल्पना करते हैं कि किसी एक के नेतृत्व में सभी खड़े हो जाएं और मिलकर लड़ें, वैसी एकता नहीं थी। तो जो सहानुभूति रखने वाले दूसरे राजपूत राजा घेरे के समय यदि कोई सामग्री किले में पहुंचाना भी चाहते थे तो घेरा डाली हुई सेना उन्हें ऐसा करने नहीं देती थी और वह रसद बीच में ही रोक ली जाती थी। तो स्थिति ऐसी बनती अंत में कि किले में खाने पीने के सामान की किल्लत आ जाती और फिर राजपूतों के सामने केसरिया बाना पहनकर लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता था। उनकी स्त्रियां
जौहर कर लेती थी, वे स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देती थी। और जो पुरुष हैं वे लड़ने के लिए बाहर आ जाते थे और वीरता से लड़ना उनका धर्म था। मृत्यु का लड़ते लड़ते वरण करना उनका धर्म था। एक और बात यह है कि राजपूतों ने अपना युद्ध कौशल विकसित नहीं किया और मुसलमानों ने कर लिया। इसका एक बड़ा कारण यह है कि मुसलमानों को बार बार मंगोलों से लड़ना पड़ता था और मंगोल युद्ध कला के, आप यह समझ लीजिए कि अच्छे जानकार थे। युद्ध कला में मंगोल नए नए प्रयोग करते रहते थे। उन प्रयोगों से राजपूत वंचित रह गए क्योंकि राजपूतों का मंगोलों से सीधा सामना कभी होता नहीं था। तो जो युद्ध कला में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, वे परिवर्तन तुर्कों ने तो अपना लिए, मुसलमानों ने तो अपना लिए, लेकिन राजपूत नहीं अपना सके, हिंदू नहीं अपना सके। इस वजह से जब मुसलमान अपनी फौज लेकर आते थे, यदि उन्हें कोई अच्छा नेता मिल जाता था तो वे युद्ध की आधुनिक पद्धति से लड़ते थे और राजपूतों के पास लड़ने की वही पारंपरिक पद्धति थी। जैसे अरांदा, गरगच, मजनीक, ऐसे कुछ यंत्र मुसलमानों के पास ज्यादा होते थे और अच्छे होते थे। इसके अलावा युद्ध कला में यह जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है कि जब आपको पराजय दिखे तो आपको मैदान छोड़ देना चाहिए और कहीं दूर जाकर फिर से लड़ने की, फिर से भिड़ने की तैयारी करनी चाहिए। यह नहीं कि आप अपने प्राण गंवा बैठे। लेकिन राजपूतों के लिए वीर गति प्राप्त करना उत्सव माना जाता था। उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वे लड़ाई में मारे जाते थे। और मुसलमानों ने यह तकनीक सीख ली थी कि विजय नहीं मिले तो भाग जाओ और फिर लौटकर आओ, दोबारा कोशिश करो, दोबारा जीतो। यह ध्यान रखने की बात है। फिर अचानक हमला करने की कला राजपूत जानते थे, लेकिन वे छापामार पद्धति के अंतर्गत ही अचानक हमला करने की कला जानते थे। और जो तुर्क कला सीख कर आए, वे बड़ी फौज के साथ अचानक हमला करते थे। उनको अपनी फौज को छिपाना भी आता था। दिखता यह था कि फौज छोटी है, लेकिन अचानक सहायक सेना आ जाती थी और विजय प्राप्त करने में उनको सुविधा होती थी। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो बात है वह यह है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा लक्ष्य लेकर चला था। वह तो दुनिया जीतना चाहता था। तो उसके सामने विंध्याचल और विंध्याचल से नीचे समुद्र तक के सारे राज्य थे जहां से उसको खूब धन मिल सकता था और उसके राज्य का विस्तार हो सकता था। तो उसने वही काम किया कि राजपूताना से उसको रास्ते मिलते रहे, जितना राजस्व, जितने उपहार मिले उतना ठीक, बाकी अपना विस्तार वह इधर उधर करे। मैं यह समझता हूं
कि अलाउद्दीन खिलजी सोचता था कि पहले दक्षिण को जीत लिया जाए। अरावली को तो वह देख ही रहा था, जितना हो गया उतना हो गया, और अब विंध्याचल को पार करके दक्षिण जाया जाए, वहां के राज्यों को जीता जाए। यह विस्तार जब हो जाएगा दक्षिण का, तो वह सोचता था कि उसे और बड़ा सुल्तान माना जाएगा, उसके संसाधन बढ़ जाएंगे, और उन संसाधनों के सहारे राजपूत जहां जहां अपना साहस दिखा रहे हैं, जहां जहां अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, वहां वहां वह सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन बाद में करेगा। जो भी हो, अलाउद्दीन खिलजी को राजपूतों की ओर से चुनौती मिलती रही। राजपूतों को वह पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। आपने मेरा साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।